अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आंखों को खोलने पर मजबूर किया था। मैं पिछले 4 घंटों से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। अब तो मैं बैठ कर मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो चुका था। जब यूं ही जमाई लेते हुए घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 1 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गई। आज तो मेरी सुहाग रात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। कुछ हमारे खानदान में रस्में भी थी। शादी से पहले लड़का और लड़की की फ़ोटो भी नहीं दिखाई जाती। बस छोटी बहन से सुना था कि मेरा दूल्हा बड़ा ही प्यारा है। खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। उस रात का इंतज़ार ना जाने मुझे कब से था। और मुझे जब लाकर इस कमरे में बिठाया गया तो मैं बहुत डरी सहमी थी। मगर 4 घंटे बैठने के बाद ना सिर्फ मेरी कमर दर्द कर रही थी, बल्कि जमाई ले लेकर मेरे सारे सपने और ख्वाहिशें भी ख़त्म हो चुकी थी। एक बार तो सोचा कि उठ के बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा पति कहाँ, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद में बहने लगी तो यूं ही बैठे बैठे बेड के क्राउन से टेक कर लगा कर सो गई। और अब इंतज़ार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है? मगर पैरों के चप्पल की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैं सकपका कर बोली कि सुनिए जी, क्या ये आप हैं? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। तभी गला खखार कर एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं हूँ आपका पति। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी कि उस वक्त कमरे में मेरा पति ही आ सकता था, मगर ऐसा लगता था जैसे कि पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान वहीं दम तोड़ गई। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानगी थी कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च ही लेकर कमरे में आते। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रही थी जब मुझे एक मर्दाना साया सा अपनी तरफ आते हुए नजर आया। पति मेरे सामने आकर बैठ गया और कहने लगा कि माफ़ कीजिएगा, बाहर दोस्तों में गपशप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती हैं कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होंगी, मुझे लगता है कि आपको सोना चाहिए। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बातें करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुँह से तो हकलाते हुए भी शब्द ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी थी। वो तो यूं बात कह रहे थे जैसे मुझसे शर्मा रहे हों। उन्होंने मुझसे शर्म आ रही हो। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर गया था। फिर याद आई कि छोटी बहन ने भी बताया था कि दीदी आपके मंगेतर बड़े ही शर्मीले किस्म के हैं। मैंने पति से कहा कि आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए ही सजती संवरती है ताकि उसका पति उसे देखे, उसकी तारीफ़ करे। मगर मेरी बात सुनकर पति कुछ देर खामोश रहा। फिर कहने लगा कि मैंने तो आपको जी भर के देख लिया था जब आपको मेरे पास लाकर बिठा दिया गया। आप बहुत खूबसूरत हैं और हमारे यहाँ एक रस्म है, मुझ पर किसी ने जादू करवाई थी ताकि मेरी शादी ना हो सके। इसीलिए पंडित जी ने बताया था कि तुम्हें कुछ दिन तक रात को अंधेरे में पत्नी के पास जाना था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगा, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहली ही रात मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात मैंने सोने के लिए लेटी तो मेरा पति पहले ही लेट चुका था। दिल में एक ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखूं। आखिर वो मेरा पति बन चुका था। जब वह बारात लेकर हमारे यहाँ आए थे तभी उनका चेहरा सहरे में से बांधा गया था, जिसमें फूलों की लड़ियों में मुझे उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो ये भी रात गुजर जाने दूँ, चंद घंटों की बात तो है। सुबह होते ही मैं अपने पति को देखूंगी। मैं पति के पहलू में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने मुस्कुराकर बेड के दूसरे तरफ देखा। मैं चौंक कर उठ बैठी, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर तो पति था ही नहीं। वॉशरूम भी खुला था। मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठी और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान सी बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट छा गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मुझे इशारों से अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई और साथ साथ आसपास अपने पति को भी देख रही थी। वह कहाँ चले गए? मैं सास के पास गई तो उन्होंने मुझे फ़ौरन फूंक मार दी। शायद वह कुछ पढ़ रही थी और वह मेरे
लिए ही पढ़ रही थी जो उन्होंने मुझे पढ़कर फूंका था। यह देखकर मुझे पति की बात याद आने लगी। शायद ये मेरे और पति के लिए ही था। लगता था सचमुच में उन पर कोई जादू हुआ है। तभी तो सास भी मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक मार रही थी। मैंने उनके पास बैठते ही सवाल किया कि वो कहाँ है, मुझे तो कहीं कमरे में नज़र नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा वो काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बजे थे और ऑफिस का वक्त 9 बजे से शुरू होता है, फिर 7 बजे वह कैसे चले गए। सास मेरी नज़रों को देखकर सवाल समझ चुकी थी और कहने लगी कि बेटा उसके काम का कोई पता नहीं, वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करता है और दिल जब चाहे तभी घर से चला जाता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। मेरा दिल चाह रहा था सास से पूछो, क्या पति की शादी से मर्जी से नहीं थी? ना ही रात को उन्होंने मुझे कोई बात की थी और ना ही वो चेहरा दिखाए कैसे चले गए भला। कोई अपनी शादी के अगले दिन भी काम पर जाता है। मैं इसी सोच में गुम थी कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैंने उठकर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरी सास मुस्कुरा कर कहने लगी कि बेटी ये तुम्हारा देवर है। मैंने सरसरी सी नज़र दौड़ाकर उसको नमस्ते किया तो वो आंखों से ही जवाब देकर वहाँ से चले गए और सारा दिन यूँ ही गुजर गया। मैंने नोट किया था कि मेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि वो तो मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वह कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी देखी ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह बहुत खुश मिजाज थी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो सास बहू में खूब जमेगी, मगर वो तो मुझसे बात कोई ख्यालों में हुई डूबी हुई करती थी। मैं जब बुलाती तो ख्यालों से निकलकर मेरी तरफ देखने लगती। इस घर में मेरे पति सास के अलावा मेरा एक देवर था। हम 4 लोग यहाँ पर रहते थे। मैं शाम में अपने पति के आने की राह देख रही थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज कर बैठी हुई थी, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फ़ौरन मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर रामू खड़ा था। वो मुझे यूँ खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए नज़रें चुरा लिया। मैंने भी उसे नमस्ते किया और अंदर वापस आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नज़रें घड़ी पर जा रही थी। न जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया। देवर भी वहीं खाना खा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैंने जब उसके तरफ देखा तो वो बौखला कर नज़र ही बदल दिया और आधा खाना छोड़कर घर से चला गया। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठी सोच रही थी कि आखिर क्या वजह थी। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी, वो मुझसे नफ़रत करते थे या फिर उनके दिल में कोई और था। मैं अभी यूं ही खड़ी रो रही थी कि तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी। मैंने जिसे यूं ही जलता छोड़ दिया और फिर कमरे में चली आई। शाम दूसरी तरफ मुंह किए बैठे थे। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा पति के कंधे से लग गया तो वह फ़ौरन मुझसे दूर हो गया कि उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे के साथ ना लग सके। मैं पति से हर बात क्लियर करना चाहती थी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा और डरते डरते पति का हाथ थाम लिया। मेरी हाथ महसूस करते ही फ़ौरन श्याम ने अपना हाथ छुड़ाया और उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ मुंह मोड़ के कहने लगे, जो बात करनी है जल्दी करें, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। पति की बातें सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली कि आप क्या किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पति फ़ौरन गला खकार कर बोले, मैं तो किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ, ना ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये कौन सी मजबूरी है कि मेरा पति मुझसे दूर भागे और उसके पास आने की कोशिश करती हूँ। उस दिन के बाद कई दिन यूं ही गुजर गए और सारी रात मैं यूं ही गहरी नींद में सोती रही कि मेरी आँख फिर सुबह ही जाकर खुला करती। सारा दिन पति घर से बाहर रहता और दूसरी तरफ मुझे ना जाने क्यों यह महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नज़रों में हूँ। लेकिन जब मैं इधर उधर देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। एक बार मैं शाम की चाय बनाकर अपने सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर
वहीं रुक गई। वो शायद किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। बार बार वो एक ही शब्द दोहरा रही थी। पता नहीं कौन था लेकिन मेरी सांस उसकी विनती कर रही थी। ना जाने मेरी सांस को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वह कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है। कई साल हो गए उनसे सीधे मुँह बात ही नहीं करता, ना ही कभी उनसे मिलने आता, और वो उसकी फ़ोन पर रो रो कर विनती करती है। मेरा दिल अपनी सांस की बातें सुनकर उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई मैं दंग रह गई थी। चंद दिन बाद ही सांस की बहन उनसे मिलने आई। मुझे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया। मैंने ये महसूस किया था कि सांस और देवर दोनों खाना खाना नागवार सा लग रहा था। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया, और जब देवर के ये तेवर मौसी ने देखे तो वो मेरी सास से कहने लगी, तुमने रामू का रिश्ता बचपन से ही मेरी बेटी से तय किया था। अब तुम मुझे बताओ कि कब तक मेरी बेटी को बहू बना कर लाओगी। मेरी सास अपनी बहन को टाल मटोल कर रही थी। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे वो रामू की शादी अपनी छोटी बहन की बेटी से करना ही नहीं चाहती। अगले दिन मेरी सांस अभी सो रही थी कि मौसी जाग गई। मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तभी मौसी भी वहाँ आ गई। मुझसे कहने लगी मैं उनके लिए नाश्ता बना दूँ। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, शाम नज़र नहीं आ रहा क्या? अब तक सोया पड़ा है। कल से मैं आई हूँ, उस लड़के से मिलने की भी इच्छा हुई। मैंने कहा वो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी, चलो सुबह चला जाता है, रात को तो वह वापस आता है। मैंने कहा वो बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी खामोश हो गई, फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास की भाई का ख्याल आया तो मैंने जिक्र कर दिया। मैंने आपके भाई साहब किस बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती हैं, लेकिन वो हैं अपनी बहन पर ज़रा सा भी तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई। कहीं कौन सा भाई? हमारा तो कोई भाई ही नहीं है, हम दो बस बहनें ही हैं। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं था तो वो रो कर किससे विनती करती थी कि वो वापस आ जाए, एक बार उनसे मिलने। मौसी भी नाउम्मीद हो गई थी और मेरी सास कहने लगी कि रामू उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने क्यों कहा? वो तो कहने लगी उसकी मर्ज़ी नहीं है। मैंने कहा अगर मर्ज़ी नहीं थी तो इतने साल से क्यों बात जोड़े रखी, पहले ही इनकार कर देता। मेरी सास कहने लगी कि बात यह है कि मैंने रामू से भी कही थी, मैं अपने दोनों बेटों के हाथों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, दोनों ही अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। यह कहकर वो रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। मैं तो अपने पति से भी तंग आ चुकी थी, इसीलिए मैंने उन्हें मेरी एहसास नहीं है क्योंकि वे कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊं ताकि उन्हें मेरी कदर हो। इसीलिए एक दिन मैं जब दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो मैंने अपनी सास से पूछा और चली गई। और मैंने सोचा अपनी माँ से भी जाकर पूछूं कि कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई जिसने अभी तक अपना चेहरा अपनी पत्नी को दिखाया ही नहीं। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहाँ पहुँच मुझे कैसा धक्का लगने वाला है। जब मायके के दरवाजे पर पहुँची तभी एक कुरियर आया और वो हमारे घर के बाहर खड़ा था। मैंने उसे बोला किसका पेपर आया, तो टरोल कर देखने लगी। उस पेपर पे तो मेरा ही नाम लिखा था। जब मैंने खोल कर देखा तो पेपर पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैं अपनी मम्मी के पास जाकर अपने कमरे में चली गई। सारा दिन सोचने समझने की क्षमता से सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था। जो पेपर मेरे हाथ में थे वो देखकर तो हकीकत मुझ पर खुली थी। मैं चकरा कर रह गई। पूरे दिन में अपने घर ही बैठी रही। मैं अपनी छोटी बहन से कहा वो मुझे मेरे पति की फ़ोटो दिखाई जो कि शायद उसने शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने पति को देखा ही नहीं था। मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोटो जो खाना खाते वक्त ली गई थी। वो बहुत अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके वालों से छिपाना नहीं चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई को सामने लाना था। रात को फिर वो इंसान मेरे कमरे में आया जो पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर मेरे कमरे में आता और सुबह होते ही चला जाता। यह कौन था जो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था? आज मैं ये कुछ चाहती थी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। फिर भी मैंने सच जानने के लिए अपने
मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया। मेरे सवाल पर वो गड़बड़ कर कहने लगा, जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फ़ोटो में आपको देखा था, वो मेरी बहन ने खींची थी, इसीलिए दिल में आया कि 1 महीना गुजर गया, क्यों ना मैं आपको देख लूँ। मैं नहीं चाहती कि मानती ऐसे किसी भी जादू को। आप खुद लाइट जलाएंगे या मैं जला दूँ? वो कहने लगे, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ मेरा इलाज चल रहा है और आप इस इलाज को सच मानती हैं या झूठ, लेकिन मैं ये इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे रोज़ यूँ तंग करेंगी तो आज के बाद आपके कमरे में भी नहीं आऊँगा। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं अगले दिन उनसे कुछ ना बोली और वो फिर मेरे कमरे में रोने लगी, लेकिन उनके सोते ही मैं सोफ़े पर जाकर सो जाती। मैं सोच ही रही थी कि किस रात उस इंसान का सच सबके सामने लाऊं। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को यह कहकर घर पे रोक लिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को बोला कि वो दूध को पिला दिया और उसके बाद मैं उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छिप गई और वहाँ छिपी जहाँ कमरे की लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफ़ी देर बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरी तरफ बैठ गया कि मैंने फ़ौरन से लाइट जला दी। जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरा देवर था। तो क्या वो पिछले 1 माह से मेरे कमरे में वहीं आ रहा था? वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई यूँ मेरे कमरे में आते हुए? इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो पेपर अलमारी से निकाल कर उसके मुंह पर मारी और रोने लगी। वो पेपर डिवोर्स के पेपर्स थे, जिसमें खत भी मौजूद था जिस पर लिखा था, मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा तुमसे विवाह करा दिया। लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और अब तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिसे चाहो शादी कर लो। उस वक्त मैं चकरा गई थी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था तो मेरे कमरे में कौन आता है और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे झंझोर कर रख दिया और कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया है, क्योंकि श्याम भाई शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर यह बात फैल गई तो क्या होगा, इसीलिए मुझे कमरे में जाने को कहती थी ताकि आपको इस बात का शक ना हो जाए और इस बात बंद मुट्ठी में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ गलत भी नहीं किया। मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसीलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ माह बाद मेरी सास हमारे घर आई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता रामू के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अब अगर आपकी बेटी की शादी की जाए तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे की है या मेरी सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटनी पड़े। मैंने शाम से बहुत विनती की कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। मेरी मम्मी पापा ने मेरा विवाह रामू से करा दिया। सच ही कहते हैं कि एक औरत का घर भी